पहलगाम में आतंकी हमले के गुनाहगारों और उनके आकाओं को प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ा संदेश दिया है। बिहार की धरती से पीएम मोदी ने कहा है कि अब आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने का वक्त आ गया है। पीएम मोदी ने चेतावनी दी है कि आतंक के आकाओं को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। पीएम मोदी ने कहा कि आतंक और उनके आकाओं की जो बची खुची जमीन है वो भी मिट्टी में मिला देंगे। उन्होंने कहा कि पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर नहीं बल्कि भारत की आत्मा पर हमला हुआ है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। Friends, today from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. पहलगाम हमले को लेकर सरकार के अंदर और बाहर काफी तेजी से एक्शन हो रहा है। इस पर और ज्यादा अपडेट लेते हैं। अब हम जुड़ेंगे अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक के आकाओं को कड़ी चेतावनी दी है बिहार से। क्या चल रहा है सरकार के अंदर और क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, दरअसल इस कड़ी चेतावनी के बाद हर कोई यही जानना चाहता है कि इस चेतावनी का जमीन पर क्या असर पड़ने वाला है। तो मुझे लगता है उस जमीन पर करड़ा असर पड़ने की तैयारी यहाँ पे चल रही है। और आज सुबह से ही जो आप देखेंगे रायसीना है, जहाँ पे एक तरफ साउथ ब्लॉक है, विदेश मंत्रालय रक्षा मंत्रालय का दफ्तर है, दूसरी तरफ नॉर्थ ब्लॉक है जहाँ पे गृह मंत्रालय का दफ्तर है और सामने राष्ट्रपति का कार्यालय है। तो इन तीन चारों तरफ बहुत ज़्यादा हलचल, गाड़ियों की आवाजाही देखने को मिली। सबसे पहले अभी से कुछ देर पहले राष्ट्रपति के पास पहुंचे अमित शाह, गृह मंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे। उन्होंने इस पूरे हमले की जानकारी राष्ट्रपति को दी। सरकार क्या कर रही है इसकी जानकारी यहाँ पे दी। ये एक औपचारिकता भी होती है, लेकिन ये एक दिखाता है कितना ज़्यादा गंभीर है। हो सकता है कि आगे की रणनीति के बारे में भी एक संकेत राष्ट्रपति को दिया हो। इसी बीच विदेश मंत्रालय में जितने भी भारत के राजनयिक है सबको बुलाया गया था। उन सभी को बुला करके एक बैठक करके वहाँ पे पुलवामा में जो पहलगाम में जो कुछ हुआ उसकी जानकारी दी गई और भारत ने अपना दुख वहां पर जताया और कड़ा ऐतराज जताया। तो एक तरीके से विदेश में सभी देशों को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश और उन तक अपना दर्द पहुंचाने की कोशिश, ताकि आगे चलकर भारत कोई कार्रवाई करे तो कोई उंगली ना उठाए उस कार्रवाई पर। तो एक जमीन यहाँ पे तैयार की जा रही है। कल सेना प्रमुख जो है वो कश्मीर के दौरे पर जाने वाले हैं। तो ये सारी चीजें काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हो गए। शाम में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी जिसमें गृह मंत्री,
मंत्री और विदेश मंत्री रहेंगे और विपक्षी दलों के नेता वहां पर रहेंगे, रक्षा मंत्री रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। इससे पहले आपने देखा कि सरकार ने किस तरीके से पाकिस्तान के नागरिकों का वीज़ा यहाँ पे कैंसिल कर दिया, पाकिस्तान में हाई कमीशन की संख्या कम कर दी, अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया, सिंधु जल समझौता जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है उसको फिलहाल रोकने का फैसला लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि पाकिस्तान पर पहला प्रहार शुरू हो चुका है। जी, काफ़ी एक्शन है, पिछले 24 घंटे से काफ़ी ज़्यादा एक्शन है और आज प्रधानमंत्री ने एक प्रचंड तरीके से पाकिस्तान और आतंकवाद को कड़ी चेतावनी भी दी है। और जैसा लक्ष्मण हमें बता रहे हैं कि लगातार कल से ही एक्शन का ये सिलसिला जारी है। सिंधु जल समझौता उसमें एक अहम चीज़ है और इसके क्या मायने हैं अगर उस समझौते को फिलहाल रोक दिया गया है, लक्ष्मण से ही समझेंगे। जी लक्ष्मण। जी, सिंधु जल समझौता काफ़ी ज़्यादा इन दिनों चर्चा में है क्योंकि ये एक ऐसा समझौता है जो माना जा रहा है कि समझौते को अगर नहीं मानेगी भारत सरकार तो पाकिस्तान की रीढ़ यहाँ पे टूट जाएगी। तो आइए समझाते हैं सिंधु जल समझौता है क्या। दरअसल ये 6 नदियों से जुड़ा हुआ है। एक नदी है सिंधु नदी जो देखने जम्मू कश्मीर से चल करके पाकिस्तान तरफ जाती है। दूसरी नदी यहाँ पर आपको है झेलम नदी जो भी जम्मू कश्मीर से चलती है और पाकिस्तान की तरफ जाती है। तीसरी नदी आप देखिए चिनाब नदी, वो भी कुछ दूर तक चलती है जम्मू कश्मीर में और फिर वो जाती है पाकिस्तान में। ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान में जाता है लेकिन उद्गम स्थल भारत है। चौथी नदी है सतलुज नदी जो कि जम्मू कश्मीर से चलते हुए पंजाब होते हुए फिर चली जाती है पाकिस्तान में। एक है रावी जो कि थोड़ी दूर तक जम्मू कश्मीर में रहती है फिर जाती है वहाँ पाकिस्तान में। और छठी नदी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी वो है आपको ब्यास रिवर जो आपको जम्मू कश्मीर से चल करके ये भी सीधे जाकर पहुँचती है पाकिस्तान में। इन तीनों 6 नदियों को देखेंगे तो जो 3 नदी जो ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान की तरफ है उस समझौते के तहत पाकिस्तान का अधिकार उन 3 पे है और इन 3 जो नदी है उस पर भारत का अधिकार है। अब बताते हैं कि आखिर ये समझौता हुआ क्या था। अब ये समझौता इन्हीं 6 नदियों को लेकर के हुआ था। ये समझौता आपको हुआ था 19 सितंबर 1960 को। 19 सितंबर 1960 में एक करार हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच एक करार हुआ था और इस करार के तहत जो 6 नदियां आपको दिखाए मैंने उन 6 नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर करार हुआ था जिसमें पाकिस्तान के हिस्से में सिंधु झेलम चिनाब और भारत के हिस्से में बाकी 3 नदियां यहां पे गई। उस करार के मुताबिक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर है कि जो पानी बहता है उस पानी को रोकने वाले कदम भारत नहीं उठाएगा, ये कहा गया था। क्योंकि पानी रोकेगा तो पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा। सिर्फ सिंचाई और बिजली जैसे कामों में उस पानी का इस्तेमाल भारत कर सकता है, वो जो 6 नदियां जो भारत से निकल कर जाती है। तो पानी के बहाव की जानकारी दोनों देश आपस में साझा करेंगे। भारत जानकारी देगा पानी कितना आ रहा है, कितना तेज आ रहा है, कितना कम आ रहा है। बाढ़ आने वाला है तो बाढ़ की एडवांस में जानकारी भारत देगा पाकिस्तान को। इस समझौते के तहत यह तय किया गया था ताकि वहां पर कोई दिक्कत ना हो, पानी के बेहतर बंटवारा बेहतर रख रखाव कर लिया जाए। और इसमें अब आपको जानना जरूरी है कि इस समझौतों के एम्बियंस में रखने से या पालन नहीं करने से पाकिस्तान को नुकसान क्या होगा। सबसे बड़ी बात यही सरकार की कोशिश है। सबसे पहले बता दूं कि पाकिस्तान को जो है सालाना 154.3 मिलियन एकड़ फीट पानी की सप्लाई इन नदियों से होती है। वो नदियां जो भारत से निकल कर जाती हैं, इन नदियों का 80% से ज्यादा पानी पाकिस्तान को जाता है। वो नदियां जो भारत से निकल कर जाती हैं, पाकिस्तान के पंजाब सिंध में पानी का मुख्य स्रोत यही 6 नदियां होती हैं। सिंचाई की व्यवस्था हो, खेती की व्यवस्था हो, सब कुछ इन्हीं नदियों के सहारे चलता है। पीने के पानी के लिए भी पाकिस्तान इन्हीं नदियों पर निर्भर होता है जो नदी भारत से निकल करके जाता है। और इसके लिए आपको बता दूं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब यह समझौता किया गया, इस समझौते के तहत कि सवाल उठता है कि एम्बियंस में रखने से पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आप ये मानते हो कि नदियों को रोक दिया जाएगा तो कितना संभव है रोक पाना, ये आपको बताता हूं। तत्काल पूरी तरह से नदियों का पानी रोकना संभव नहीं है। इतना हम कर सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ जो पानी जा रहा है नदी, उसके बहाव को घुमा दें, अपने यहाँ सिंचाई में इस्तेमाल करें तो वहाँ पानी जाने वाली जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। लेकिन कई सारे बांध बने हुए हैं, जैसे चिनाब नदी पर अहम बांध है जो पानी के बहाव को घटाने में सक्षम है। यानी पाकिस्तान की तरफ जो पानी जा रहा है उसको रोकेगा तो नहीं लेकिन कम जरूर कर देगा। जैसे चिनाब नदी पर बगलिहार बांध बना हुआ है, उड़ी बांध बना हुआ है जहां से बिजली पैदा होती है। भारत सरकार चाहे तो वहां से पानी को रोक सकती है। चिनाब नदी पर सलाल बांध बना हुआ है जिसका पहला चरण पूरा हो चुका है, वो भी पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी का फ्लो कम कर सकता है। चिनाब नदी पर रातले बांध बना हुआ है जो बन रहा है, निर्माणाधीन है, जो मई 2026 में अगले साल तक पूरा होने की संभावना है। झेलम नदी पर कृष्ण गंगा बांध है,
यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी संवेदनशील माना जाता है। इसके अलावा सिंधु नदी पर नींबू बाजगो बांध है। ये सारे बांध ऐसे हैं जिस पर समय समय पर पहले भी पाकिस्तान आपत्ति उठाता रहा, पाकिस्तान डरता रहा इन बांधों से कि ये बांध बना रहा है भारत, कल होकर पानी रोक देगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और आज वो समय आ गया जब भारत ने ये कदम उठाया है, फैसला लिया है कि इस समझौते को एम्बियंस में रखेंगे, यानी जरूरी पड़ने पर हम इसका पानी का सप्लाई रोक देंगे, हम जानकारी साझा नहीं करेंगे, बाढ़ आएगी तो हम नहीं बताएंगे। तो ये ऐसी बात है जो पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर उसकी रीढ़ को हिला सकता है। काफ़ी डीप एक्सप्लेनर लक्ष्मण, थैंक यू वेरी मच। और ये किस तरीके से जो सिंधु जल समझौता उसको एम्बियंस में रखा, यानी उसे फिलहाल के लिए जो रोक दिया गया है, क्या इम्पैक्ट पाकिस्तान पर और उसकी इकोनॉमी पर इससे पड़ सकता है। बहरहाल आतंकियों और उनके आकाओं के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने जो जंग का ऐलान कर दिया है, आज प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का प्रण लिया है। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है। आवाज अड्डा में आज इसी पर होने जा रही है बड़ी चर्चा, मिट्टी में मिला दूंगा। 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ आज का आवाज अड्डा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों की आज आखिरी विदाई हो रही है। देशवासियों की आंखें नम हैं, शवों से लिपटकर परिजन रो रहे हैं। चारों तरफ मायूसी और मातम है। आज उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में मृतकों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे। जयपुर में सीए नीरज उधवानी का अंतिम संस्कार हुआ। पुणे में मृतक संतोष जगदाले का बेटी आस्वरी ने अंतिम संस्कार किया। इसके अलावा ओडिशा के प्रशांत सतपथी, गुजरात के भावनगर के मृतक पिता यतीश भाई सुधीर भाई परमार और बेटे स्मित यतीश भाई परमार, बंगलुरु के भारत भूषण का अंतिम संस्कार भी किया गया है। इधर इंदौर के सुशील नथानियल के ईसाई रीति रिवाज से उन्हें अंतिम विदाई दी गई। ये तस्वीरें गमगीन करने वाली, उदास करने वाली 8 तस्वीरें आपके सामने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे हैं। योगी शोकाकुल परिवार से मिले और परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आतंकवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम शुरू हो चुका है। और इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मुकेश अंबानी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले में निर्दोष भारतीयों की मौत पर मैं और पूरा रिलायंस परिवार शोक व्यक्त कर रहा है। हम पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। हम हमले में घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करते हैं। मुंबई में हमारा रिलायंस फाउंडेशन सर एच.एन. रिलायंस हॉस्पिटल सभी घायलों का निःशुल्क उपचार करेगा। आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, इसे किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति द्वारा समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए। हम आतंकवाद के खतरे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में अपने माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार और पूरे देश के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के एक्शन के बाद दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन पर सुबह से ही आज गहमागहमी दिखी। सैकड़ों बीजेपी और हिंदुत्ववादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान हाई कमीशन पर विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। संवाददाता आलोक प्रियदर्शी बता रहे हैं कि आज दिल्ली में क्या कुछ हुआ। यहाँ पर जो पाकिस्तान हाई कमीशन है दिल्ली के शांति पथ पर, यहाँ पर सुबह से एक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सुबह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। करीब सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने पाकिस्तान हाय है और पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया। और जो पाकिस्तान की तरफ से जो इस आतंकी कार्रवाई का सपोर्ट किया जा रहा है या उसको एक तरह से फंड किया जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने पाकिस्तान की निंदा की और भारत सरकार से तत्काल बड़ी कार्रवाई करने को कहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे पूरी पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई है। यहाँ पर सुबह लोग पहुँचे थे। यहाँ पर
नारेबाजी कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और इसी बीच में 2 लोग यहाँ पर पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर भी घुसने की उन्होंने कोशिश की, भारत का तिरंगा लेकर अंदर जाने की कोशिश की। हालांकि यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस ने उसने उनको रोक दिया और उनको यहाँ से बसों में भरकर भेज दिया। कुल मिलाकर देखें तो भारत की तरफ से भी काफ़ी अभी सख्त कदम उठाया जा रहा है। पाकिस्तान सरकार के एक्स हैंडल को भी भारत सरकार ने एक तरह से बैन कर दिया है। और इस तरह की आने वाले दिनों में और भी कई तरह की कूटनीतिक के साथ साथ ज़मीनी कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। और फिलहाल यहाँ पर जो पाकिस्तान हाई कमीशन में यहाँ पर पुलिस का पहरा बढ़ा हुआ है और यहाँ पर ऐसा अंदेशा है कि और भी सारे लोग यहाँ पर कार्यकर्ता या जो लोग हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आ सकते हैं। लिहाजा यहाँ पर सिक्योरिटी यहाँ चाक चौबंद की गई है और लोगों को यहाँ से हटाने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। खासकर सीमावर्ती इलाकों में चौकसी कड़ी कर दी गई है। भारत नेपाल बॉर्डर पर भी अब कड़ी निगरानी की जा रही है, जिसका जायजा लिया हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद देश भर में जितने भी सीमा से सटे हुए इलाके हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूं भारत नेपाल बॉर्डर पर और जिस जगह मैं खड़ी हूं ये है बिहार का जयनगर। ये भारत का हिस्सा है और इसके बाद से ही सामने ये जो आप जमीन देख रहे हैं ये 30 मीटर की जमीन है। ये नो मैन्स लैंड है दोनों देशों के बीच में और 30 मीटर के बाद ही शुरुआत हो जाती है नेपाल की। तो इस बॉर्डर पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है आप देख सकते हैं। एसएसबी के जवान यहाँ पर 24 घंटे मुस्तैद है और खास तौर पर जो भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चाहे वो नेपाल से भारत की तरफ जा रहे हो या फिर भारत से नेपाल में दाखिल हो रहे हो, बकायदा उनकी नागरिकता का प्रमाण पत्र यहाँ पर चेक किया जा रहा है बिना जो आइडेंटिटी प्रूफ दिखाए। और जो सामान वो लेकर जा रहे हैं उनकी भी यहाँ पर गहन जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद सैलानी या तो अपनी बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं या फिर डेस्टिनेशन बदल रहे हैं। टूरिज्म पर किस तरह का असर पड़ रहा है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। धरती का जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में सैलानियों पर आतंकी हमले ने लाखों लोगों के पेट पर लात मार दी है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल कम से कम 2 करोड़ 34 लाख टूरिस्ट कश्मीर गए थे और इस बार भी जबरदस्त सीजन देखने को मिल रहा था। लेकिन हमले के बाद 60% से ज्यादा टूरिस्ट ने बुकिंग कैंसिल करा ली है और टूर ऑपरेटर उन्हें दूसरा विकल्प दे रहे हैं। डेफिनेटली कैंसलेशंस की बात हो रही है, कैंसलेशंस की ही बात हो रही है। इस समय कैंसिल हो चुके हैं काफी प्रोग्राम्स और आगे भी आने वाले दिनों में भी डेफिनेटली हमें पता लगेगा। ये कई लोगों को हमने ऐसा सजेस्ट किया हुआ है कि आप नॉर्थ ईस्ट में अभी ठंडा प्रदेश है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, वहाँ आप जाइए। तो 10 में से 6 या 7 लोग रेडी हो गए, बाकी बोल रहे भी हम सोच के बताएंगे या फिर कुछ और प्रोग्राम बनाएंगे। कश्मीर का ट्रिप कैंसिल करने वाले 100 में से 60 लोग विकल्प के तौर पर हिमाचल, सिक्किम, दार्जिलिंग और उत्तराखंड के ठंडे डेस्टिनेशन चुन रहे हैं। कुछ लोग रिफंड या वाउचर ले रहे हैं। दूसरी जगहों के लिए सप्ताह भर के पैकेज 30 से 40 हजार प्रति व्यक्ति के हैं, जो लगभग कश्मीर टूर के बराबर है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा आ रही है, लेकिन टूरिस्ट के लिए सेफ्टी बड़ा कंसर्न है। पहले कश्मीर जाने वाला था, जो हादसा हुआ उस हिसाब से मेरा प्लानिंग चेंज कर दिया हुआ है। अभी मेरे को उत्तरांचल और दार्जिलिंग जाना है। को कॉस्ट के हिसाब से ठीक है, लेकिन वहाँ सेफ है। ठीक है, तो मैं मतलब दार्जिलिंग जाना चाहता हूँ, उत्तराखंड। कोविड के बाद कश्मीर में टूरिज्म को नई जान मिली थी। अब ये कारोबार दूसरे राज्यों की तरफ डाइवर्ट होता हुआ दिख रहा है। यात्रियों ने तो अपना विकल्प चुन लिया है, लेकिन सबसे अगर किसी का नुकसान हुआ है तो स्थानीय लोगों का। अगर ऐसा ही रहा तो जम्मू कश्मीर में जाने वाले की तादाद नहीं बराबर हो जाएगी। दिल्ली से रोहन सिंह के साथ केतन जोशी, अहमदाबाद। भारतीय नौसेना ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत ने INS सूरत युद्धपोत से सतह से समुद्र में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इससे समुद्री रणनीति में भारत की ताकत को और मजबूती मिलेगी। भारतीय नौसेना द्वारा यह जानकारी ऐसे समय में साझा की गई है जब पाकिस्तान कराची तट पर एक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है।
तो यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार मार्केट का अपडेट आपके लिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। बाजार की 7 दिनों की तेजी पर आज ब्रेक लग गया। अप्रैल सीरीज एक्सपायरी के दिन बाजार ने दायरे में कारोबार किया। निफ्टी 82 पॉइंट गिरा तो सेंसेक्स 315 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ने ही आज फ्लैट क्लोजिंग ली। आज के बाजार में रियल्टी एफएमसीजी शेयरों का प्रेशर दिखा तो आईटी बैंकिंग इंडेक्स भी आज गिरावट पर बंद हुए। वहीं फार्मा मेटल इंडेक्स थोड़ा बढ़त लेके बंद होने में कामयाब रहे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर बिहार के मधुबनी में आज एक सभा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश में 30,000 पंचायत भवन बनाए गए हैं और पंचायतों को मजबूत करने के लिए 2 लाख करोड़ का फंड भी दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद एक बड़ी समस्या है, जिसके लिए जमीनों के रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देने के लिए नीतीश कुमार की सराहना की। उन्होंने संसद और विधानसभाओं के लिए महिला आरक्षण की भी चर्चा की और कहा कि महिलाओं की आय और रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। पीएम मोदी ने बिहार को 13,480 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। पटना से जयनगर के बीच देश की दूसरी और बिहार की पहली नमो भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भी आज शुभारंभ किया गया। आज पटना से जयनगर के बीच नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत भी हुई है। इससे पटना से जयनगर के बीच का सफर बहुत कम समय में पूरा हो जाएगा। समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और बेगूसराय के लाखों लोगों को नमो भारत रैपिड रेल से मदद मिलेगी। साथियों, आज यहां अनेक नई रेलवे लाइनों का उद्घाटन और लोकार्पण हुआ है। पीएम मोदी ने बिहार की पहली रैपिड नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पटना से जयनगर की इस नमो भारत ट्रेन का जायजा लिया हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने। लेकर आ गई हूं बिहार की सबसे पहली रैपिड नमो भारत ट्रेन के अंदर, और अब इसमें क्या कुछ खासियत है ये मैं आपको दिखाती हूं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर यूएसबी चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। टाइप सी टाइप ए चार्जिंग की भी यहाँ पर व्यवस्था है और इसके अलावा यहाँ पर टॉकबैक यूनिट इंस्टॉल की गई है हर एक कोच के आखिर में, ताकि अगर किसी तरह की कोई इमरजेंसी होती है तो सीधा आप ड्राइवर से बातचीत कर सके। अब बात कर लेते हैं इसके सिटिंग अरेंजमेंट की। तो इसकी खासियत यही है कि जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर किया गया है। कुशन यहाँ पर सिटिंग है और स्पेशियस है। आप देखेंगे कि अगर आप इस सीट पर इस तरह से बैठ रहे हैं और आपके सामने भी कोई पैसेंजर बैठ रहा है तो लेग स्पेस आपको ठीक ठाक मिल जाता है। इसके ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पर लगेज स्पेस भी दिया गया है और जो लोग खड़े होकर यात्रा कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर हैंड होल्ड की व्यवस्था भी की गई है। पूरी तरह से हाईटेक इस ट्रेन को बनाया गया है। आप देखेंगे कि हर थोड़े कदमों की दूरी पर आपको सीसीटीवी कैमरा दिखाई देंगे। आप देखेंगे कि ऊपर छत पर भी सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और इसके अलावा जो दरवाजों से एंट्री और एग्जिट पॉइंट है यहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी रफ्तार कितनी होगी, इसका किराया कितना होगा, और एक और जो सबसे बड़ी खासियत है वो है कवच सिस्टम। ये जो ट्रेन है ये कवच सिस्टम से इंस्टॉल है, पूरी तरह से आपका सफर सुरक्षित रखेगी। और अगर मैं किराए की बात करूं तो इसका जो किराया है वो 30 रुपए से शुरू होता है और जो मैक्सिमम किराया है वो 360 रुपए रखा गया है। यानी जयनगर से पटना अगर आप सफर करते हैं तो सिर्फ 360 रुपए में आप इस सफर को कम समय में कर पाएंगे। आइसक्रीम कंपनियों ने जीएसटी घटाने की मांग की है। इंडस्ट्री लीडर्स ने हाल ही में वित्त मंत्री से मिलकर कहा है कि आइसक्रीम पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया जाए। इसके पीछे इंडस्ट्री की क्या दलील है और क्या हो सकता है, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। भीषण गर्मी में आइसक्रीम की डिमांड हाई है, लेकिन इंडियन आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन चाहता है कि जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दी जाए। इंडस्ट्री बॉडी अपनी मांग वित्त मंत्री तक पहुंचा चुकी है।
तर्क ये है कि जिस दूध की मिठाई पर 5% जीएसटी है, उसी दूध से बनी आइसक्रीम पर 18% जीएसटी क्यों है, जबकि मिठाई में आइसक्रीम की तुलना में 3 गुना ज्यादा शुगर होता है। यही नहीं, 80% आइसक्रीम 30 रुपए से कम कीमत पर बिकती है। साल भर में देश में 37,000 करोड़ की आइसक्रीम बिकती है और आइसक्रीम खाने वालों में 60% हिस्सा गरीबों का है। इंडस्ट्री का कहना है कि जीएसटी कम होगा तो आइसक्रीम की बिक्री बढ़ेगी, किसानों को दूध के अच्छे दाम मिलेंगे, निवेश बढ़ेगा और 30 लाख लोगों को रोजगार देने वाले सेक्टर में नई नौकरियां पैदा होंगी। सरकार अगर 18% से 5% जीएसटी कम करती है तो मध्यम से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आइसक्रीम सभी लोग इस चीज़ का लाभ उठाएंगे और हर साल 1000 से 1500 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है और लेबर एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी बढ़ने की संभावना है। भारत में प्रति व्यक्ति आइसक्रीम की खपत बाकी दुनिया के मुकाबले कम है। ज्यादातर देशों में आइसक्रीम पर 5 से 7% टैक्स लगता है। टैक्स कम होने से आइसक्रीम के कोल्ड चेन में निवेश बढ़ेगा। दिस ईयर कंपनी ने अराउंड 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है टू मीट द इंक्रीजिंग मार्केट डिमांड और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, सप्लाई चेन रोबस्ट करने के लिए। तो वो मिनिमम 1.5x और कर सकते हैं, जिससे अपना जो रूरल में कोल्ड चेन है वो भी डेवलप होता, जिससे आइसक्रीम ही नहीं बल्कि बाकी सारी जो कोल्ड चेन रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उसमें भी बेनिफिशियल पूरे इंडस्ट्री को मिलता। आइसक्रीम खुश होने का और खुशियों को सेलिब्रेट करने का मौका देता है। इंडस्ट्री चाहती है कि सरकार इस नजरिए से भी सोचे। हर सेक्टर को मदद करके सरकार का इरादा है कि रोजगार को बढ़ावा मिले और आइसक्रीम इंडस्ट्री के ऊपर भी अगर जीएसटी कम होता है तो रोजगार के साथ साथ बहुत बड़ा निवेश भी आ सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। क्या क्लाइमेट चेंज का असर आपके और हमारी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है? क्या क्लाइमेट चेंज सिर्फ आपको डे टू डे में परेशान नहीं करता बल्कि रात में सोने में भी दिक्कत देता है? मौसम में बदलाव दे रहा है तनाव। ये थोड़ी डीप थॉट है, थोड़ा डीप साइंस है। ज़रूर जुड़िएगा आज हमारे साथ, क्योंकि ये हम सब महसूस कर रहे हैं। बस आज बात करेंगे इसके बारे में। 5:57 आज का कंज्यूमर अड्डा।